Hello and welcome to all. The UPSC's notification has been released. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और लास्ट ईयर से क्या चेंज हुआ है वो देखते हैं। क्रिस्प और कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे डिस्कशन होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कि कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट्स है। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट ऑफकोर्स नोटिफिकेशन आपका 4 Feb 2026 को रिलीज हुआ है। फॉर्म जो है आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक वेबसाइट पे जाओ, वहां पे यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर फिलिंग योर फॉर्म्स ऑल्सो। कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, लेकिन उसमें देखना लास्ट डेट जो है आपकी दैट इज 24 Feb 2020। ये लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की एंड दैट इज टू 6 PM ऑफ दिस डेट। काफी सारे जो स्टूडेंट्स है ना वो गलती करते हैं, उनको लगता है कि लेट नाइट तक ही होगा, 12 o'clock तक नहीं, ये 6 PM तक होता है। बट यहां तक क्यों रुकना है, मेरा ये एडवाइस होगा इमीडिएटली यू डोंट हैव टू फिल योर फॉर्म्स कि नहीं 2-3 दिन में हम फॉर्म फिल करना है, ऐसा नहीं है। बट हो सकता है तो ये 18 या 20 तारीख से पहले ही इसको फिल कर, बिकॉज बाद में इतना ज्यादा रश हो जाता है कि कभी वेबसाइट में इश्यूज आ सकते हैं। बाकी एग्जाम विल बी ऑन द सेम टाइम, एग्जाम जो है वो सेम डेट पे ही हो गए। काफी सारे लोगों ने इसको सेंसेशनलाइज करने का भी ट्राई किया था जब नोटिफिकेशन डिले हुआ था कि एग्जाम का क्या होगा, क्या ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम सेम डेट पे है। ओके, बाकी एडमिट कार्ड आपको उस वक्त रिलीज होते हैं 2-3 वीक पहले, जब भी आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो कि सर इतनी वैकेंसीज कितनी है। जनरली ये क्यूरियोसिटी होता है वैकेंसीज कितना है, वैसे तो ये मैटर नहीं करता यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, 800 वैकेंसी हो या 1000 वैकेंसी हो, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम। ओके, बट एनीवेज जो वैकेंसीज है दिस आर 933 लास्ट ईयर से बिट लेस, बट ये इंक्रीज डिक्रीज बाद में हो सकता है। अभी ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती है, ये कोई आपका वही एब्सोल्यूट सेम नंबर नहीं होता। ओके, अभी देर आर मेनी स्टूडेंट्स विल हैव सर्टेन इश्यूज कि सर देर आर इश्यूज रिगार्डिंग की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ओबीएस हम ओबीसी कैटेगरी में हम है, बाकी कुछ इश्यूज है हमें फॉर्म फिल करते वक्त, सिग्नेचर के बाकी सारे इश्यूज है। तो आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है, वहां से जो है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन जब आपका फाइल करने वाले हो यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो इसमें ना फोर मैं कह सकता हूँ सब फॉर्म्स है। देयर आर 4 सब फॉर्म्स जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन जो है यहाँ फाइल करना है। कैसे है यहाँ देख ला, 4 स्टेप आप कह सकते हो इसमें है। फर्स्ट आपको है ना व्हेनेवर यू गो ऑन यूपीएससी का जो एप्लीकेशन का वेबसाइट है और उस पर वो एप्लीकेशन की लिंक क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन की, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से एक बॉक्स मिलता है कि क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। तो आपको आपका अकाउंट एंड लॉगिन यहाँ क्रिएट करना है। तो ये अकाउंट एंड लॉगिन पे जब आप क्रिएट करते हो ना, मतलब व्हेन यू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है। ओके, फिर उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना होता है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, बस एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके यहाँ क्रिएट करते हो, अकाउंट आप क्रिएट करते हो। ये फर्स्ट स्टेप में होता है, और जब तक ये फर्स्ट स्टेप आपकी नहीं होती तब आप सेकंड स्टेप में नहीं जा सकते, जब तक सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं होता थर्ड स्टेप में नहीं जा। ओके, तो अगर आपने लॉगिन नहीं क्रिएट किया है या फिर आपका ऑलरेडी लास्ट ईयर का लॉगिन नहीं है, उससे पहले का लॉगिन है, वो भी चल जाता है। अगर वो नहीं है तो क्या होगा कि अगर लेट से आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दे तो आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ऐसे आपको यहाँ कुछ प्लीज लॉग इन टू सी दिस फीचर ऐसा कुछ। तो पहले इफ यू डोंट हैव लॉगिन तो पहले यहाँ लॉगिन क्रिएट कर लेना, सिंपल प्रोसीजर है। फिर लॉगिन क्रिएट करने के बाद यू आर गोइंग टू रजिस्टर्ड, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर यूआरएन ओवर हियर। देयर इज समथिंग कॉल्ड यूआरएन, ये आप यहाँ क्रिएट करोगे, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। ओके, और ये क्रिएट करने के बाद अब कैसे ये क्रिएट करना है, यहाँ आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आप उससे वो क्रिएट कर सकते हो। बट ऑफकोर्स यहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, पहले लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपने क्रिएट करना, अगर नहीं है तो फिर लॉगिन करना। ओके, फिर यहाँ आप कर सकता हो आपका यूआरएन क्रिएट, और उसके बाद फिर एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें मल्टीपल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज टेकन बाय द यूपीएससी। और लास्ट में फिर आपका एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म होता है। एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म मतलब क्या है कि नाउ यू आर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, तो ये प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म यूपीएससी सीएससी का यह होगा। ये फर्स्ट 3 फॉर्म्स है ना, ये सारे एग्जाम के लिए कॉमन होते हैं एंड यू कैन फिल देम एनी टाइम। आप कभी भी इसको फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी जो ड्यूरेशन आपको दिया है उस तक की उस डेडलाइन तक फिल करने, कभी भी कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स अब और लास्ट वाला जो होता है ना, इसके लिए आपकी डेडलाइन होती है। बट अनलेस एंड अनटिल यू विल हैव दिस 3 फॉर्म फिल्ड, आप इसको फिल नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी अगर आपको आपके ये पहले 3 आपने फिल नहीं किया, यूआरएन नंबर आपका नहीं है, तो फिर आप ये 4th भी फिल नहीं कर सकते। ये आपका एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म होता है, ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, दिस वर्ड आई विल बी यूजिंग अगेन
लेटर। ओके, तो ये सबसे पहले यहाँ पे समझ लेना, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन सच नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ एस्पेक्ट आपको यहाँ पता होना चाहिए। ओके, कि व्हेन यूआर आपका जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगा, देखो जब आप यूआरएन नंबर जनरेट करते हो, कीप दिस यूआरएन नंबर विथ यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। एक इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए होता है। और दूसरा, फाइनल एप्लीकेशन जब आपका सबमिशन होता है, तो फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, विल गेट अ एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर और यूआरएन नंबर ये आपको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, यूपीएससी के लिए काफी काम आता है। तो इसको अपने पास रखना है। एप्लीकेशन नंबर क्या है उसका स्क्रीनशॉट लेके या कुछ सेव करके रखना। और यूआरएन नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉगिन वगैरह के लिए भी यूज होता है, तो इसको अपने पास रखिएगा, हमेशा याद रखना। ये एप्लीकेशन नंबर आपको कब मिलेगा? जब आपका फाइनल एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो तब। वंस यू सबमिट द फाइनल एप्लीकेशन, उसके बाद आपके पास कोई चेंज नहीं होता है, कोई चांस नहीं होता उसको चेंज। तो फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए पहले उसको एक बार अगर ड्राफ्ट बना लिया आपने, तो उसको अच्छे से एक दो बार जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ एक एस्पेक्ट आता है कि दो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे डिस्कस करने हैं कि लाइव जो फोटो रिक्वायरमेंट कैसी है, ओके, और दूसरी रिक्वायरमेंट है सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें गलती मत करना, है काफी इंपॉर्टेंट। देखो आपको दो टाइप के फोटोज यहाँ सबमिट करना, एक नॉर्मल जो आपका फोटो होता है ये आपको अपलोड करना है, और दूसरा है कि आपको लाइव फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना है। जब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जो थर्ड स्टेप होता है फॉर्म का, तब यू विल हैव टू कैप्चर योर लाइव फोटोग्राफ ऑल्सो। ओके, और उससे पहले आपको एक आपका अपलोड फोटो भी अपलोड करना। तो इसकी क्या प्रोसीजर होती है? सबसे पहले जो आपका फोटो होगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपको जो अपलोड करना है, उसके कुछ नियम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पासपोर्ट साइज फोटो जो आप अपलोड करने वाले हो ना, इसके मिनिमम 75% एरिया में, 75% एरिया में आपका फेस होना चाहिए। मतलब ये पासपोर्ट फोटोग्राफ का अगर ये इतना एरिया है, तो उसमें से मिनिमम 75% एरिया में जो है आप कह सकते हो, या 2/3 से ज्यादा एरिया में आप कह सकते हो कि आपका फेस वहां कवर होना चाहिए। तो प्लीज सी ओवर हियर, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने खुद दिया है कुछ सैंपल्स यहाँ पे, कि अगर आप ये फोटो देखना तो दिस विल बी रिजेक्टेड बाय यूपीएससी। ये लाइव फोटो के बारे में नहीं कहे, क्योंकि इसमें वो 3/4 फेस जो है, 3/4 एरिया फेस कवर नहीं कर रहा। ओके, ये फोटोग्राफ भी रिजेक्ट किया जाएगा, बिकॉज अगेन 3/4 जो है, जो फोटो है उसमें फेस कवर नहीं कर रहा। अब यहां देखना, दिस विल बी एक्सेप्टेड। क्यों? बिकॉज आपका 3/4 ऑफ द फोटो का जो एरिया है, यहां आपका फेस कवर। ऐसे साइड प्रोफाइल में ऐसे ब्लर फोटो, गॉगल डाल के फोटो, कोई अपना इंस्टाग्राम का फोटो, ये सब अपलोड मत करना। कि सर मुझे अच्छा दिखना है, मेरा स्वैग दिखना चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए। एक प्लेन, मेरा तो एडवाइस होगा, जो यूपीएससी ने अपने इंस्ट्रक्शंस में कहा है, कि जो बैकग्राउंड भी जो होगा ना, इसको प्लेन व्हाइट रखना। ये प्लेन व्हाइट इसका बैकग्राउंड रखिएगा, और फिर एक अच्छे यहाँ से प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा तो उनसे फोटो अपना खींच लीजिएगा। पासपोर्ट फोटो साइज फोटोज 15-20 मिल जाते हैं 100 रुपए में, तो सब ले लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं लाइव फोटोग्राफ के बारे में। सर लाइव फोटोग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव फोटोग्राफ कब यूपीएससी आपसे लेगा? जब आप सीएएफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे हो, जो थर्ड स्टेप जब आप फिल करते हो, तब लाइव फोटोग्राफ होता है। लाइव फोटोग्राफ आप दो तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, ऑन द सेम डिवाइस ऑन विच यू आर फिलिंग फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैपटॉप आपके पास या पीसी है, और अब वहां आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, और उसको भी कैमरा होता है, तो उस कैमरे से डायरेक्टली आप कैप्चर कर सकते हो। ऑप्शन आ जाता है जब आप सीए फिल करने लगोगे, उसका थर्ड स्टेप। ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि सर आई एम फिलिंग इट ऑन पीसी, आई डोंट हैव गुड कैमरा ऑन दैट, या आई डोंट इवन हैव कैमरा फॉर दैट, तो उस केस में उसमें एक क्यूआर कोड जनरेट होता है। में क्यूआर कोड जनरेट होता है, उसको मोबाइल से स्कैन कर लो और फिर मोबाइल में अपना फोटो खींच लो। तो वाइल यू आर एक्चुअली कैप्चरिंग दिस फोटोग्राफ्स, मेक श्योर कि लाइट अच्छा हो। लाइट कैसे होना चाहिए फोटो कैप्चर करते वक्त, मैं आपको टिप देता हूं, बिकॉज वी रिकॉर्ड वीडियोस ऑलवेज। तो एक तो टॉप में लाइट होना चाहिए, या फ्रंट में आपके लाइट अच्छा होना चाहिए। बैक से लीट मत करना उसको, अदरवाइज योर फोटो वोंट बी प्रॉपर। तो एक तो फ्रंट लाइट होना चाहिए फ्रंट में, या फिर यहाँ पे आप सकते हो टॉप में अच्छे से लाइट आपका होना चाहिए। देन ऑफकोर्स योर फोटो विल बी क्वाइट वेल। ओके, तो एक बेसिक फोटो उसमें निकालने का ट्राई करना, उसमें ज्यादा ये मत कीजिएगा। ठीक है, और मेक श्योर कि जब आप ये फोटोग्राफ्स वगैरह होगा तो बेसिक मिनिमम आपकी बियर्ड के साथ या विदाउट नो बियर्ड, ऐसे कुछ स्पेशली फॉर बॉयज आई एम सेइंग यू शुड ये करना। नहीं तो फिर क्या है कि, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी फोटोग्राफ ऐसे आपने कर लिया अपलोड एक अच्छा विदाउट बियर्ड, या फिर मिनिमम बियर्ड प्रॉपर ट्रिम बियर्ड के साथ, और बाद में वहां धुरंधर बन के गए एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के टाइम पे सर टाइम नहीं मिल रहा था हमें पढ़ाई में, तो इतनी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, तो ऐसे मत करो वहां पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, चलिए अब
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सिग्नेचर रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी ने क्या कहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं यहां पढ़ता हूं, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 times वन बिलो अदर ऑन अ प्लेन व्हाइट पेपर यूजिंग ब्लैक इंक। हर वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है कि एक ब्लैक पेपर लेना ऐसा, सॉरी एक व्हाइट पेपर ऐसा लेना यहां पे, ओके। और इस व्हाइट पेपर को आपको फर्स्ट यहां लेट से साइन करनी है, फर्स्ट यू विल साइन इट ओवर हियर, फिर और एक बार आपको यहां साइन करना है यहां पे, ओके, और फिर और एक बार यहां पे लेट से आपको साइन करना है। इसमें एडिक्वेट गैप होना चाहिए, और ये ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। अब मैंने यहां ब्लू पेन रखा है, बट यहां पे सॉरी येलो पेन है, बट ये ब्लैक पेन से ही होना। तो व्हाइट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन बिलो अनदर यहां आपको सिग्नेचर करनी है, ओके। और व्हाइट पेपर पे आप इसको रखना, और फिर इसको बाद इसको आपको स्कैन करना है, स्कैन करके इसको अपलोड करना है। और अपलोड करते वक्त भी आपको स्कैन साइज की फाइल साइज कितना होता है, ये सब कुछ यहाँ यूपीएससी ने अपने इंस्ट्रक्शंस पे दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको क्लियर नहीं ज्यादा हो रहा है तो आप यूपीएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन के वेबसाइट पे जाना, वहां एक एफएक्यू का या क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है, उसमें आपको एक नोटिफिकेशन यूपीएससी का है कि सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, तो वहां आपको ये सारी यहाँ रूल्स मिल जाए, ओके। या इंस्ट्रक्शंस में भी आपको सारे होते हैं बेसिकली। तो जैसे मैंने कहा, सिग्नेचर्स वर्टिकली अरेंज होने चाहिए, प्लेन व्हाइट पेपर पे होनी चाहिए, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए पेपर पे। अगर पेपर है तो ये प्लेन व्हाइट होना चाहिए, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, और ब्लैक इंक से ही, मैं फिर से चाहिए तो मेरा कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे इनका, ब्लैक इंक से ही ये करना है, ब्लू इंक इज नॉट अलाउड। और फिर इसको स्कैन करते वक्त जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करना है, और जो फाइल का नेम होगा उस फाइल का नेम होगा सिग्नेचर। जो स्कैन करोगे ना इस फाइल को, तो इस फाइल का नेम जो देना है वो सिग्नेचर इसको नेम। और ऑफकोर्स फाइल साइज जो है आपकी 200 KB टू 100 KB के बीच में, और उस पिक्सल के रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब ये सर फाइल साइज कैसे चेंज करनी है, ऑनलाइन आपका जो भी आप स्कैन करते हो उसको अपलोड कर देना। ऑनलाइन काफी सारे पोर्टल्स होते हैं, ओके, उसमें इमेज चेंज, ऐसे गूगल पे सर्च भी करोगे इमेज फाइल चेंज वगैरह तो भी हो जाता है। आजकल चैट जीपीटी भी करके देते, तो बस इंस्ट्रक्शन दे दो को ये इमेज मैंने अपलोड किया है, मुझे इस साइज में इसका आउटपुट चाहिए, तो इट विल गिव यू, ओके। चलो, तो ये क्लियर है। देखो यहाँ यूपीएससी का खुद के नोटिफिकेशन में ये देखो, सिग्नेचर यहाँ, फिर सिग्नेचर, फिर सिग्नेचर, रिपीट करो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, ओके। एक प्रॉपर स्पेस रखना, ब्लैक पेन में ही इसको करना है, और व्हाइट यहाँ इसका बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपरली क्लियरली ये ओरिएंटेड होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। नहीं तो पता चला सर सिग्नेचर मतलब यहाँ ऐसे सिग्नेचर उल्टा कर दिया, फिर दूसरा ऐसे कर दिया, फिर तीसरा ऐसे कर दिया, नहीं। अपनी जो भी आदतें हैं वो यहाँ पे वो कंट्रोल करना, ओके। चलो, कौन सा फोटो आईडी कार्ड हमें अपलोड करना है ना, वो फोटो आईडी कार्ड के बारे में भी आपको काफी, आप कह सकते हो सतर्क यहाँ रहना है। क्यों? बिकॉज whatever photo ID card that you are going to upload in your form, same photo ID card you will have to show while you are appearing for exam। वहां जो आपका फोटो आईडी कार्ड चेक होगा वो सेम होगा, ओके। तो फोटो आईडी कार्ड कौन से वैलिड है, आधार कार्ड है, ओके, जो कि वैसे भी एनकरेज करता है कि आप अपलोड करो, वोटर कार्ड है आपका, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है इफ यू हैव पासपोर्ट विथ यू, ड्राइविंग लाइसेंस है, या एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये सब रिस्क मत कर लेना, हो सके तो सबके पास आधार कार्ड होता है उसको ही अपलोड करने ला, आपको, ओके। आप इंडियन सिटीजन हो तो आधार कार्ड तो आपके पास होगी, क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है या नहीं, बताओ, यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। बट पॉइंट हियर इज कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कुछ ना कुछ तो सबके पास होता है, तो आप उसको अपलोड करें। बाकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अदर कोई आईडी कार्ड इशू किए तो, मतलब बाकी आईडी कार्ड कोई भी मत, कॉलेज का आईडी कार्ड लगा दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। बाकी तो जैसे यूपीएससी ने कहा है कि दिस फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस, और खास करके जब कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द एग्जाम 24 मई को जब आपका एग्जाम होगा, सेम फोटो आईडी कार्ड विल हैव टू शो इट देयर, कि अगर आपने यहाँ आधार कार्ड आईडी किया है यहाँ सबमिट तो वह आधार कार्ड दिखाना, पैन कार्ड किया है तो पैन कार्ड वहां दिखाना। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट, और उसकी भी कॉपी अच्छे से यहाँ सबमिट कीजिए। बाकी यूपीएससी ने जो QPRP की जो प्रोसीजर होती है, क्वेश्चन ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, QPRP, इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखा है। QPRP बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से यू हैव अपीयर्ड फॉर एग्जाम ऑन 24 में, और एग्जाम के बाद आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो क्वेश्चन गलत था, यू हैड सम ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग सम क्वेश्चन, या फिर आज शायद अब यूपीएससी ने अनाउंस भी किया है कि दे आर गोइंग टू गिव यू आंसर की ऑन द सेम डे, मे बी नेक्स्ट डे।
तो फिर उसके बाद जब आपको आंसर की मिलती है तो उस आंसर की में अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में आंसर की में अगर आपको कुछ इशू लग रहा है कि नहीं ये इसका आंसर ये होना चाहिए तो ये नहीं है, तो ये जो भी आपके ऑब्जेक्शंस है, ओके, ये सब आप यूपीएससी को बता सकते हो। कैसे? इस पोर्टल के थ्रू, यूपीआरईपी पोर्टल होता है, उसके थ्रू आप बता सकते हो। और ये कब आपको इसका मौका मिलता है, यूपीएससी ने याद दिया है कि आप कह सकते हो सी दिस पर्टिकुलर थिंग एट द टाइम फ्रेम ऑफ 5 days, दैट इज फ्रॉम 3rd day ऑफ द एग्जामिनेशन डेट, ओके, टू 6 PM ऑफ द 7th day। मतलब एग्जामिनेशन डेट आपकी कब है? 24th में है, तो 24th मई के बाद 3rd day स्टार्ट करो। 25th 26 चला गया, ओके, 25th 26 या 27th के को आपको वो क्यूआरपी जो है ओपन होता है, तब आपके ऑब्जेक्शंस वहां आप दे सकते हो, अगले 5 दिन ही चलेगा, ओके। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपके रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आपको इश्यूज लगते हैं, ऑब्जेक्शंस आपको लगते हैं, सब वहां सबमिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी किसी भी जरिए से आप आपके ऑब्जेक्शन यूपीएससी को सबमिट नहीं कर सकते, बट एनीवेज दैट इज नॉट योर कंसर्न नाउ। एग्जाम के बाद वो आपका कंसर्न है, बट ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए। चलो, अब एज लिमिट क्या है सर? देखो सिंपल है, ज्यादा मैं इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बर्थ डेट इस रेंज में है, इफ योर बर्थ डेट इज इन दिस रेंज, तो आप क्वालिफाइड हो यूपीएससी के इस एग्जाम में अपियर करने के लिए। इस 2020 इस रेंज में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। यू शुड बी बॉर्न ऑन 2 August 1994 या आफ्टर दैट, एंड बिफोर 1 August 2005। इससे इस रेंज में अगर आपकी बर्थ डेट कोई भी है तो यू विल बी एबल टू अपियर फॉर एग्जाम। तो बेसिकली मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या है कि ऑन 1 August 2026 आपके 21 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो कॉलेज स्टूडेंट्स है उनके लिए बता रहा हूं कि 1 August 2026 पे आपके 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। मतलब नॉट वाइल फिलिंग फॉर्म, लेट्स से यू आर फिलिंग फॉर्म नाउ एंड यू हैवंट कंप्लीटेड योर 21 ईयर्स एज एट, ओके, बिकॉज आपके 2-3 महीने के बाद बर्थडे लेट। बट अगर 1 August तक आपके 21 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो यू कैन फिल फॉर्म, नॉट एन इशू, यू कैन अपियर फॉर एग्जाम। किसी का मतलब इवन प्रीलिम्स के बाद आपका वो कंप्लीट 21 ईयर्स होना चाहिए, समझ लेना। और आपको ओपन कैटेगरी लिए मैक्सिमम एज जो है दैट इज 32 ईयर्स। 32 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज है, यहाँ आप वी शुड बी नोइंग। ओपन कैटेगरी के लिए देन इफ यू ऐड SC ST तो उसमें 5 ईयर्स का और एग्जाम्पशन होता है, तो 37 ईयर्स होता है। OBC है तो ये 35 ईयर्स होता है, ओके। हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो और 10 ईयर्स, 32 से आगे 10 ईयर्स की कंसेशन, तो ऑल दोज थिंग्स आर फाइन ओवर हियर। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो कि EWS कैंडिडेट्स के काफी सारे सवाल होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी आगे हम वीडियो बना सकते हैं, ओके। चलो, और एक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट इज रिगार्डिंग प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु मतलब क्या है और इसका रिलेवेंस अभी है एप्लीकेशन के वक्त, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। प्रतिभा सेतु बेसिकली क्या है कि देखो देयर आर मेनी कैंडिडेट्स, यूपीएससी कैंडिडेट्स जो फाइनल, जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया, बट दे हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। कि आपने इंटरव्यू अपीयर तो कर लिया है, बट फाइनल जो लिस्ट होता है उसमें नाम नहीं है आपका, बिकॉज आपका वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोज इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट हु कुड नॉट गेट सिलेक्टेड इन द फाइनल लिस्ट, उनके लिए एक पोर्टल होता है दैट इज प्रतिभा सेतु पोर्टल। और उस पोर्टल में उनकी इंफॉर्मेशन होती है जो यूपीएससी अलग अलग प्राइवेट कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट की जो PSUs है उनके साथ शेयर करता है, सो दैट इफ दे वांट टू रिक्रूट सच कैंडिडेट दे विल रिक्रूट, ओके। तो अब ये पोर्टल अभी लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने ओपन किया है। तो अब इसका क्या रिलेवेंस अभी है? देखो, अभी जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तब आपको आपका कंसेंट देना होता है। जब आप एग्जाम स्पेसिफिक मतलब 4th मॉड्यूल जब सबमिट करोगे, आप, मैंने कहा ना 4 फॉर्म्स है, तो 4th मॉड्यूल व्हेन यू विल बी सबमिटिंग, तब आपको एक एग्जाम स्पेसिफिक जो मॉड्यूल होता है तब आपको कंसेंट देना होता है कि वेदर माई इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर्ड विद अदर कंपनीज। अगर आप कंसेंट देते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन, कंसेंट दे दो, क्या मतलब अगर नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद तो अच्छी बात है, यू विल गेट गुड जॉब्स। इनफैक्ट सम ऑफ द जॉब्स आर बेटर देन सम ऑफ द सर्विसेज, जो 20-21 सर्विसेज है ना आपके एग्जाम में, उससे अच्छे होते हैं कुछ कुछ। तो कंसेंट वहां दे दीजिएगा, उसको कोई नहीं कहना है, ठीक है। अच्छी एक ये है। बाकी अब देखो, इस साल यूपीएससी ने काफी बड़ा चेंज लाया है, और वो चेंज यूपीएससी ने क्या लाया है कि अब जो अर्लियर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन पे फिर से एग्जाम में अपेयर करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ लिमिटेशंस लगाए, विच इज अ गुड मूव एज सच, बिकॉज फिर नए कैंडिडेट्स को फिर से क्या फायदा होता है, ठीक है। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं ज्यादा। अब ये अगेन दोज हु आर नॉट सिलेक्टेड उनके लिए नहीं है, तो आप यहाँ वीडियो आपका एंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट अगर व्हाट आर दोज मतलब इश्यूज,
लिमिटेशंस ओवर हियर कि ऑलरेडी अगर कोई आईएएस और आईएफएस है, ऑलरेडी किसी ने आईएएस या आईएफएस सर्विस ज्वाइन की है, इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो ये सर्विस की बात कर रहा हूँ, किसी ने ऑलरेडी इसको ज्वाइन किया है, तो फिर से अब आप एग्जाम अपियर नहीं कर सकते, 2026 का नहीं और आगे का भी अपियर आप नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर। ओके, अगर कोई ऐसा सिलेक्टेड और ज्वाइंड है, कोई ऐसा है कि इज ऑलरेडी अपॉइंटेड इफ द ज्वाइन आईएएस, कोई ऐसा है कि कोई आईएएस और आईएफएस प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन कर रहा है, कैसे प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन करेगा सर? अभी 2026 का रिजल्ट आना है, इंटरव्यूज आर स्टिल गोइंग ऑन, तो रिजल्ट आने के बाद लेट से कोई आईएएस आईएफएस में उसका सिलेक्शन होता है, उस केस में तो आपको प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन करेगा। ओके, तो दे कैन नॉट अपीयर इन द मेंस देन, क्योंकि उसने प्रीलिम्स दे रखा है, अब उसको पता नहीं था कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये 2026 में जो इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब दे कैन अपीयर फॉर द प्रीलिम्स दिस टाइम, बट अगर उनका सिलेक्शन आईएएस या आईएफएस में वो हो जाता है, ज्वाइन कर लेते उस सर्विस को, फिर वो मेंस में अपीयर नहीं कर सकते। लेट से मेंस तक क्लैरिटी नहीं थी, आपने मेंस भी अपीयर कर लिया और मेंस तक क्लैरिटी नहीं थे, का आईएएस मिला है, आईएफएस मिला है, आपने ज्वाइन किया नहीं ज्वाइन किया, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप आगे की अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, फाइनल रिजल्ट में फिर आपका नाम नहीं आए। तो बेसिक पॉइंट यही है, चाहे आप ओल्ड आईएएस आईएफएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, उसमें ज्वाइन किया है, तो आप एग्जाम अपीयर नहीं कर सकते। इस बार आपको क्लैरिटी नहीं है बिकॉज ऑफ रिजल्ट की वेदर आई विल बी एबल टू ज्वाइन और नॉट, गेट सिलेक्टेड और नॉट, तो आप प्रीलिम्स अपीयर करना, उसके बाद रिजल्ट आया और समझ में गया कि आप आईएएस आईएफएस ज्वाइन कर लिए, तो आप मेंस अपीयर नहीं कर सकते। मेंस के बाद क्लैरिटी आई है तो फिर आगे के प्रोसीजर में आप नहीं हो। ओके, तो बेसिकली आईएएस एंड आईएफएस वोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट। व्हाट अबाउट आईपीएस सर? आईपीएस के लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई ऑलरेडी आईपीएस हो चुका है, 2025 में जिसका रिजल्ट आ चुका था, आईपीएस हो चुका है और आईपीएस उसने ज्वाइन भी कर, तो वो 2026 में अपीयर तो कर सकते हैं, बट फिर से 2026 के थ्रू आईपीएस में उनका सिलेक्शन नहीं कैन अपीयर इन 2026, बट फिर से 2026 में अगर आप आईपीएस के थ्रू बेसिकली आपका फिर से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको किसी और सर्विस में आपका सिलेक्शन होगा, ये बेसिकली यहां कह रहा है। बाकी अगर कैंडिडेट्स 2026 में सिलेक्ट हुआ है, 2026 मतलब अभी जो इंटरव्यू दे रहा है उन कैंडिडेट्स के बाद, नाउ दीज आर गिविंग इंटरव्यू, अगर आपने 2026 में आप सिलेक्ट हो गए लिस्ट में, लेकिन वो आप आईएएस में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, आईएफएस में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, इसमें नहीं सिलेक्ट हुए हैं, आईपीएस या फिर बाकी ग्रुप ए सर्विसेज, मतलब आईआरएस है, आईआरटीएस है, ये बाकी ग्रुप ए सर्विसेज में, तो उस केस में आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो। उस केस में आपके पास चांस है कि 2027 का एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आगे दे सकते, 2026 तो आप दे ही रहो, पर 2027 का आपको एक चांस है कि आप बाकी आगे का दे सकते हो यहाँ पे। ओके, बट प्रोवाइडेड ऑफकोर्स आपको आपके ट्रेनिंग से एग्जाम्शन लेना होगा, आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना ही होगा। ओके फाइन, और फिर अगर आप 26 में भी सिलेक्ट हुआ, 27 में भी सिलेक्ट हुआ, तो कुछ में से एक सर्विस फिर आगे चुनिए, तो बाकी की बात है। बट अगर आपको 2026 में आपका सिलेक्शन हुआ है, बट वो आईपीएस में हुआ या ग्रुप ए सर्विसेज में हुआ है, उस केस में आप 27 का यहाँ अटेम्प्ट दे सकते हो, ये कंसेशन है। ओके, बट उसमें कंडीशंस है कि आपने जो भी आपकी एकेडमी जहाँ ट्रेनिंग हो रहा है वहां से एग्जाम्शन लेना और फाउंडेशन कोर्स जरूर यहाँ पे 2026 का ज्वाइन करना है। ओके, और लेट से जो कैंडिडेट्स 2025 या उससे पहले उनका सिलेक्शन हुआ था, आईएएस आईएफएस में नहीं, बाकी सर्विसेज में, आईपीएस में लेट से हुआ था, ग्रुप ए सर्विसेज में हुआ था, 2025 या उससे पहले सिलेक्शन, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आइदर 2026 या 2027 का अटेम्प्ट दे सकते, आइदर 2026 या 2027 का एक कोई वो अटेम्प्ट यहाँ पे दे सकते हैं, दैट इज गिवन ओवर हियर। ओके, विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम सर्विस, उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 28 का लेट से अटेम्प्ट देना है, कोई 25 में सिलेक्टेड है, ग्रुप ए में है, 26 का लेट से उसने अटेम्प्ट दे दिया और बाद में जाके सोच रहा है कि नहीं 28 का भी मैं दे दूं, तो नहीं दे सकता, फिर रिजाइन करो सर्विस से फिर दो, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो बेनी लास्ट वाला अगर किसी को कंफ्यूजन लग रहा है तो इट डज नॉट कंसर्न टू ऑल स्टूडेंट्स, ओनली दोज हु हैव गॉट सिलेक्टेड विच इज हार्डली 1000 नंबर, उसमें भी आईएएस आईपीएस आईएएस और आईएफएस तो आप निकाल दो, तो कंसर्न बाकी स्टूडेंट्स का यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर है। बाकी आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग फ्रॉम, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यहाँ से कनेक्ट। चलिए, थैंक यू।